everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमें पता है कि हमें कुछ भी करना हो, बोलना हो, चलना हो, इनफैक्ट खाना भी खाना हो, सोना भी है, कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक में जाते हैं और बैंक से पैसे लेते हैं, बैंक हम सब लोग को पैसे देता है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये भी हमारे सेल का एक बैंक है जो क्या करता है? एनर्जी देता है सबको, पूरे बॉडी को। कहीं पे भी एनर्जी चाहिए, कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए, थोड़ा चाहिए, कम चाहिए, किस सेल को कितना चाहिए, उस हिसाब से उस सेल के पास उतने माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। और वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन करना। और जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। और यही एटीपी हमारी पूरी बॉडी में रन करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, हर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है और पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक ही है, वो है एटीपी का सिंथेसिस करना। क्यों? इसीलिए हम कहते हैं एटीपी इज व्हाट? एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है। और उस एनर्जी करेंसी को बना कौन रहा है? वो बनाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया ये आप देख रहे हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? ऐसा रहता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ऐसा। उसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर। ये इनर मेम्ब्रेन जो रहती है वो ऐसे फोल्डिंग्स में रहती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डिराइव वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मतलब ग्रैन्यूल्स। एक थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स होता है, उसी को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइटो विच मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मतलब ग्रैन्यूल्स। ओके, माइटो विच मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन दैट मीन्स ग्रैन्यूल्स। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। कोई भी पूछे माइटोकॉन्ड्रिया का डिराइवेशन कहाँ से हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइटो विच मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन विच मीन्स ग्रैन्यूल्स। तो एक थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर फिलामेंटस cytoplasmic cell organs, energy converting organelles present in all eukaryotic cell। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक फिलामेंटस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कोई भी सेल होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया ये उसका न्यूक्लियस हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसके साइटोप्लाज्म में ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक, साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसलिए और एक कहा ना कि थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स है, मतलब एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गन्स होता है। इसके साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स। एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स, और हमें पता है एनर्जी में मतलब कोई भी चीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम एक और नाम देते हैं एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं? फिलामेंटस, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स एंड एनर्जी कन्वर्टिंग सेल ऑर्गेनेल्स। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। कुछ भी करना हो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और एनर्जी का फॉर्मेशन करने की जिम्मेदारी माइटोकॉन्ड्रिया की है। तो जब वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा तभी तो एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा और हम उस एनर्जी को यूज करके कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो मेरी एनर्जी इसमें लॉस हो रही है।
अभी क्या हो कि मेरे पास एनर्जी ही नहीं रहो तो मैं इतना नहीं बोल सकती, मैं इतना आपको नहीं बता सकती हूँ, नहीं समझा सकती हूँ। तो मेरे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, मेरे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है और मैं उस एनर्जी को यूज करके यहाँ पे खड़ी हूँ और आपको चीजें बता पा रही हूँ। ठीक, तो क्या है चाहे वो प्लांट्स हो, animals and also of certain microorganisms including algae, protozoa and fungi। algae, protozoa, fungi, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। यूकैरियोटिक सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करता है, सेलुलर एनर्जी बनाता है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। हेंस इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्या होता है, हम अपने रूम में, मतलब अपने घर में जिस रूम में सारा कनेक्शन रखे कहते पावर रूम है, वो भाई उसमें मत जाना, करंट लग सकती है, छोटे बच्चों को मना करते क्योंकि वो पावर रूम है, वहीं से क्या हो रहा है, पूरे घर में पावर का सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से पूरे सेल में पावर का सप्लाई हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इट्स फ्रेमवर्क इज लाइपोप्रोटीन इन नेचर। अब मैंने कहा था कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जैसे ऐसा एक माइटोकॉन्ड्रिया है मान लीजिए, ठीक है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका ये जो फ्रेमवर्क होता है, ये जो फ्रेमवर्क है ये कैसा होता है, लाइपोप्रोटीन इन नेचर, मतलब लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मेन लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। तो वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए नहीं, मैंने ये भी कहा था कि क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, सबके मेम्ब्रेन का कंपोजिशन लगभग सेम होता है, सिमिलर होता है। सबके मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, मेन कंपोनेंट्स उसके कौन से होते हैं, लिपिड और प्रोटीन ही होते हैं, लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखिए और फिर यहाँ पे समझिए। तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्रेमवर्क है वो लाइपोप्रोटीन इन नेचर है। लाइपोप्रोटीन कहने का मतलब है, लाइपोप्रोटीन कहने का मतलब है लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन का मिलके बना है, विच कंटेन्स मेनी एंजाइम एंड कोएंजाइम विच रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और इसमें क्या होता है, बहुत से एंजाइम और कोएंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं जो एनर्जी रिक्वायर्ड मेटाबॉलिज्म के लिए काम करते हैं, मतलब एनर्जी के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई सेल है तो सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, एक सेल है तो इसके न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और इसी सेल में कई सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उस सेल का डीएनए है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स का भी डीएनए नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका अपना खुद का डीएनए होता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक अलग सेल की तरह ही बात कर लेते हैं कि वो अपने आप में एक सेल है, अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, क्योंकि इसमें जो राइबोसोम, इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है वो 70s टाइप का होता है, और हमको ये बात पता है कि 70s राइबोसोम जो होते हैं उसको हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। इसीलिए कभी कभी हम इसको हम ये भी कह देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेल है। और ये कैसा सेल है, ये इसको हम कह देते हैं कभी कभी कि ये प्रोकैरियोटिक टाइप का है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसको हम कह देते हैं कि ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर डीएनए तो प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए कैसा, जैसे हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, ऐसे डबल हेलिकल। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो डीएनए है वो कैसा होता है, वो सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो हम क्या कह रहे हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, सर्कुलर टाइप का डीएनए होता है फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। डीएनए का काम क्या होता है? इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। एंड राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम भी है किस चीज के लिए? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए अपना उसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, वो हम कहते हैं ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। ऑटोनॉमस है, दूसरे की जरूरत नहीं है, खुद से अपना काम करता है। ठीक है, क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। और हम इसको और भी कुछ नाम दिए थे, फिलामेंटस, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स एंड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल्स। और उसके साथ एक और नाम मिल गया, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसके हिस्टोरिकल ओवरव्यू की। ठीक, कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है इसकी हिस्ट्री? माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय कॉलिकर 1850। एक कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट थे 1850 में। इन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। और कैसा ऑब्जर्व किया? एज ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर की तरह है। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर एक स्ट्रिएटेड मसल्स इन 1800 एक स्ट्रिएटेड मसल्स में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर की तरह सबसे पहले इसको कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। और वही उन्होंने ही 1888 में ही आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम इंसेक्ट्स मसल्स। और 1888 में इन्होंने इंसेक्ट के फ्लाइट मसल में से एक माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट भी कर दिया था। ठीक, तो क्या है? 1850 में कॉलिकर ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था स्ट्रिएटेड मसल्स में एज अ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। और फिर 1888 में कॉलिकर ने ही इसको आइसोलेट किया था। किसमें से आइसोलेट किया था? इंसेक्ट के फ्लाइट मसल से आइसोलेट कर लिया था। ठीक, फिर 1882 में दूसरे साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग। साइंटिस्ट हिज नेम इज फ्लेमिंग, नेम दैम फ्लिया। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया और वो नाम था फ्लिया। ठीक, पहले कॉलिकर साहब आते हैं 1850 में। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया है स्ट्रिएटेड मसल में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर की तरह। फिर वो उसको आइसोलेट करते हैं 1888 में इंसेक्ट के फ्लाइट मसल से। फिर एक फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1882 में इसको एक नाम दिया। और वो नाम क्या था? वो नाम था फ्लिया। फिर 1890 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रिचार्ड अल्टमान। क्या है? रिचार्ड अल्टमान। इन्होंने क्या किया था? डेवलप अ स्पेसिफिक स्टेन। उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टेन बनाया था दैट हैज यूजुअल स्पेसिफिसिटी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड ही नेम देम बायोब्लास्ट। उन्होंने एक स्टेन बनाया जो बहुत यूजफुल था माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए, उसको स्टेन करने के लिए। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया? उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। क्या है? एक बायोब्लास्ट है। ठीक, कैसे चीजें हो रही हैं? कॉलिकर ने उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने उसको आइसोलेट किया इंसेक्ट के मसल से। फिर फ्लेमिंग ने कहा कि ओ इसका हम एक नाम रख देते हैं, वो नाम हो जाएगा फ्लिया। फिर दूसरे आते हैं रिचार्ड अल्टमान। रिचार्ड अल्टमान ने क्या किया? पहले इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टेन बनाया। स्टेन बनाने के बाद इसको देखा और इसका एक नया नाम दिया बायोब्लास्ट। ठीक, लेकिन ये सारे नाम तो हम यूज करते नहीं है। हम इसको क्या कहते हैं? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किसने बताया। तो द प्रेजेंट नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज असाइन्ड बाय बैंडा 1897। ठीक है, 1897 से 98 के बीच में बैंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हालांकि सारे हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉलिकर को भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं बट ये दोनों तो एकदम याद रखिएगा, बिल्कुल याद ही रखना है, रट जाना है। बैंडा ने 1897 से 98 के बीच में इसको जो अभी का नाम हम माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर रहे हैं वो नाम दिया। ठीक है, ही स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया विथ एलिजारिन एंड क्रिस्टल वॉयलेट। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करा किससे? एलिजारिन और क्रिस्टल वॉयलेट नाम के डाई से। ठीक, फिर आते हैं किंग्सबरे।
किंग्सबरिस ने क्या किया, किंग्सबरिस ने ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, देखो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। पहले सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया गया, फिर उसको आइसोलेट किया गया, उसके अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग नाम देते देते एक टाइम आया जब हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया कह लिए। अब हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया तो कह लिए, लेकिन अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कर क्या रहा है, और क्यूरोसिटी बढ़ती गई और लोग आते गए और इस चीज की खोज करते गए। तो फाइनली क्या हुआ, एक किंग्सबरी नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो रिलेशन सेलुलर रेस्पिरेशन से है उसके बारे में इन्होंने फिर बताया। फिर देखते हैं, फिर आते हैं एक ओटो वॉरबर्ग। ओटो वॉरबर्ग को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ रेस्पायरोमेट्री। ओटो वॉरबर्ग का नाम हो, इनको हम फादर ऑफ रेस्पायरोमेट्री के नाम से जानते हैं। एंड ही शोज दैट दीज ग्रैन्यूल्स कंटेन, इन्होंने बताया कि ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इनके पास कुछ एंजाइम होते हैं कैटेलाइजिंग ऑक्सीडेटिव सेलुलर रिएक्शन, जो ऑक्सीडेटिव सेलुलर रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेटिव सेलुलर रिएक्शन कराने के लिए इनके पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स के बारे में किसने बताया, एंजाइम्स के बारे में ओटो वारबर्ग ने बताया। फिर वारबर्ग ने क्या कहा, लिंक द फेनोमेना ऑफ एटीपी फॉर्मेशन टू ऑक्सीडेशन ग्लिसरॉल एल्डिहाइड फॉस्फेट। वारबर्ग ने ही ये बताते हुए ये जो फेनोमेना था एटीपी फॉर्मेशन का, उसको किससे लिंक करा, उसको लिंक करा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड फॉस्फेट से। ठीक, फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं मेयरहॉफ। मेयरहॉफ ने क्या किया, शोज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम फॉस्फोपाइरुवेट। इन्होंने एटीपी का फॉर्मेशन, फॉस्फोपाइरुवेट से एटीपी के फॉर्मेशन के बारे में बताया। मेयरहॉफ ने क्या किया, इन्होंने एटीपी के फॉर्मेशन को फॉस्फोपाइरुवेट से बताया। देन फिर आते हैं काल्चकर रिलेटेड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइल फॉर रिलेशन टू रेस्पिरेशन। इन्होंने कहा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है उसका रिलेशन रेस्पिरेशन से क्या है, काल्चकर ने उस चीज के बारे में बताया। पैलाडिन 1954 डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टले। क्रिस्टले का ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हमने कहा कि ऐसा एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें ऐसे इनर फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन में, इसको हम कहते हैं क्रिस्टले। ठीक है, तो इस क्रिस्टले के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया, तो उसके बारे में बताया था पैलाडिन ने 1954 में। फिर एक साइंटिस्ट थे नास एंड नास, demonstrated the presence of DNA fibers in the matrix of mitochondria of embryonic cell। इन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि डीएनए फाइबर का जो प्रेजेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, कोई भी एम्ब्रियोनिक सेल है उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हमने कहा ना कि इसका अपना खुद का डीएनए होता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑटोनॉमस कह रहे हैं, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं। तो उसके बारे में किसने आइडिया दिया था, उसके बारे में आइडिया देने वाले हैं नास एंड नास। फिर आता है एटार्डी एंड अलोनी 1971 reported the 70S type of ribosome inside the mitochondria। और अटार्डी और एंड अलोनी जो हैं इन्होंने ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने कहा ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो हमारा माइंड सेटअप होना चाहिए कि भाई ये भी यूकैरियोट की तरह होगा। बट इसमें देखा गया क्या कि नहीं, इसमें क्या है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको कभी कभी कह देते हैं कि ये कैसा है, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसको खुद में सेल इसलिए कह देते हैं कि इसके पास जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी अपनी खुद की हैं। इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, बाकी सारी चीजें तो है ही हैं, इसलिए हम इसको अपने आप में एक इंडिविजुअल सेल कह देते हैं। और किस टाइप का कहते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है। ये बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे अकरेंस के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अकरेंस के बारे में अब बात करते हैं। तो जनरली साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
जनरली क्या होता है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल है उसका साइटोप्लाज्म है तो उसमें हमें एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया का देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें यूनिफॉर्मली माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। बट देयर इज अ एक्सेप्शन। ठीक, एक्सेप्शन क्या है? एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। हमने कहा कि हर यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हर यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। बट यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, क्योंकि आरबीसी क्या है? यूकैरियोट, वो भी तो हमारे अंदर है तो यूकैरियोटिक हुआ, लेकिन यूकैरियोटिक सेल ही है लेकिन उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। और किस में नहीं होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में। बट इन मेनी सेल्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड। हमने कहा कि ज्यादातर सेल्स में क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, बट कुछ सेल ऐसे भी हैं जिसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। एक्चुअली होता क्या है, सेल पे डिपेंड करता है कि सेल को कितना फंक्शन करना है। जिसको जितना फंक्शन करना होगा उसको उस हिसाब से एनर्जी चाहिए होगी, तो उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सबको बांट दिया, फ्री काम है, सब में दे दो, सब में दे दो, सब में दे दो। नहीं, जिस सेल को जितना फंक्शन करना था, जिसको ज्यादा फंक्शन करना होता उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जिसको कम फंक्शन करना होता है उसके पास कम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ठीक, the distribution and number of mitochondria are correlated with the type of function as the cell perform। अभी मैंने यही बात कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर का वो डिपेंड करता है कि जो सेल है उसको किस टाइप का फंक्शन करना है, कितना मतलब कितनी उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप का फंक्शन है, उस टाइप्स के उस बेसिस पे उसके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लें, मायोकार्डियल मसल सेल हैव न्यूमरस लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड सार्कोसोम्स that reflects the great amount of work done by these cells। अब जो हमारी मसल सेल्स हैं तो इनको बहुत काम करना पड़ता है। हमारी मसल्स को ही तो सारा काम, कुछ उठाना है, खाना है, हाथ को घुमाना है, चलना है, दौड़ना है, कुछ भी करना है तो मसल्स काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ता है? मसल्स को करना पड़ता है। इसलिए मसल सेल जो है उनके पास लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। हमने अभी कहा कि जैसा सेल हो उसको जैसा फंक्शन परफॉर्म करना है, किस टाइप का फंक्शन करना है, उस हिसाब से उसको उतने माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर मिलते हैं। तो हमें क्या है, जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं, हमारी बॉडी में मसल्स जो है उनको बहुत काम करना पड़ता है। सब काम तो हम मसल्स वाला, दिन में कितना हम काम करते हैं उसमें मैक्सिमम 90% जो होते हैं वो मसल्स वाले काम होते हैं। तो मसल्स, इसीलिए मसल्स के पास हैव न्यूमरस लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सार्कोसोम्स। क्या कहते हैं? सार्कोसोम्स। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज्यादा काम करना होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। पहले ही मैंने बताया था बैक्टीरियाज में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, अब इसके मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया के मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं तो क्या है, पहले नंबर की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया in a cell depends on the type and functions of the cell has to perform। अभी मैंने यही बात किया था कि नंबर की अगर बात करेंगे तो कौन सा सेल है उसको क्या परफॉर्म करना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उस बेसिस पे उतने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास प्रेजेंट होंगे। देन इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल एंड स्पीशीज टू स्पीशीज। तो जब ऐसा है तो ये सेल टू सेल इसके नंबर्स वेरी करते हैं या स्पीशीज टू स्पीशीज इसके नंबर वेरी करते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीशीज टू स्पीशीज हमने कह दिया कि हमारी जो स्पीशीज है, हमारी जो है मॉडर्न मैन जो हम है होमो सैपियंस, हमें बहुत ज़्यादा काम करना होता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हमें ही पड़ती है। एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पीशीज टू स्पीशीज, लेकिन हमसे जो लोअर है, हमसे जो या मान लीजिए हम प्लांट्स को ही ले लेते तो उनमें तो थोड़ा हमसे कम है, हमसे कम काम करना, चलना दौड़ना फिरना तो नहीं है ना, तो बोलना भी नहीं है, बतियाना भी नहीं है, बक 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 करके एनर्जी तो वेस्ट करनी नहीं है। तो उनको क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की कम जरूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू आवर्स। हमें क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
तो इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, और ये क्या करता है, सेल टू सेल भी, जैसे हमने कहा कि हमारी जो मसल सेल्स हैं उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना है। तो ये सेल टू सेल और स्पीशीज टू स्पीशीज क्या होता है, वैरी करता है। द सेल विच हैज हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऐसी सेल्स जिनको हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, हैज लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू दो सेल विच हैज लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनके कंपैरिजन में जो लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। सेल टू सेल वैरी करता है, तो कैसे वैरी करता है, जिस सेल को ज्यादा काम करना है, लार्ज नंबर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, उनके पास लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे इन कंपैरिजन टू दोस्त जिनके पास क्या होता है कि जिनको कम काम करना होता है उनके पास। ठीक, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, द अमीबा चाउस कंटेन 50,000, अमीबा या जो चाउस होता है उसके पास 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। वहीं अगर एग ऑफ सी अर्चिन कंटेन्स 1,40,000 to 1,50,000, सी अर्चिन का जो एग होता है उसके पास कितना होता है, 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। एंड oocytes ऑफ एम्फीबियन कंटेन्स 3 लाख ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और एम्फीबियन का जो oocytes होता है वो 3 लाख ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है। ठीक है, ये तो हो गए ज्यादा नंबर वाले बात। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कम, ये ऐसे सेल्स हैं, ये ऐसे सेल्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक, उसमें क्या क्या आ गया, अमीबा चाउस जो 50,000 के लगभग माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन कर रहे हैं। एग ऑफ सी अर्चिन है, उसके पास 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 तक है। और oocytes ऑफ एम्फीबियन जिसके पास कितने हैं, 3 लाख ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में प्रेजेंट हैं। वहीं अगर हम बात कर ले, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनको कम नंबर चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक लीवर ऑफ रैट सेल्स। लीवर ऑफ रैट सेल्स कंटेन ओनली 500 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया। जो रैट का जो लीवर सेल होता है उसके पास बहुत कम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जैसे 500 से लेके 1600 तक खाली। द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट कंटेन लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स। हमने कहा जो ग्रीन प्लांट के सेल्स होते हैं वो इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स उनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होते हैं, क्योंकि हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनसे ज्यादा है, उनसे फास्ट है। ठीक है, बिकॉज इन प्लांट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टेकन ओवर द क्लोरोप्लास्ट। और एक क्या रीजन है कि प्लांट्स में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो क्लोरोप्लास्ट कर दे रहा है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने के लिए कोई और भी प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो ये इसलिए वजह से क्या होता है कि प्लांट सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स कम होता है। Some algae cells may contains only 1 माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ एल्गल सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। फिर हम बात कर लेते हैं शेप की। किसकी बात करेंगे, शेप की बात करेंगे। तो द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल, इट मे बी फिलामेंटस, ग्रैन्युलर, क्लब शेप, रैकेट शेप, रिंग और राउंड शेप। जैसे नंबर की बात कर रहे थे तो सेल टू सेल नंबर वैरी कर रहा था या स्पीशीज टू स्पीशीज नंबर्स वैरी कर रहे थे, सेम उसी तरीके से अगर हम शेप की भी बात कर लेंगे तो जो शेप भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। फिलामेंटस भी हो सकता है, ग्रैन्युलर भी हो सकता है, क्लब शेप का भी हो सकता है, रैकेट शेप का हो सकता है, रिंग और राउंड शेप एंड सो ऑन। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया ग्रैन्युलर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ऑफ रैट। जैसे हम रैट की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स देखेंगे तो उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा होता है, वो ग्रैन्युलर शेप का होता है। वहीं और क्लब शेप्ड इन लीवर सेल, और अगर लीवर सेल को देखेंगे तो उसमें कैसा होता है, क्लब शेप का होता है। ठीक है, इसके हम क्या कर रहे हैं, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में देख रहे हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्रैन्युलर शेप का है, और जब हम लीवर में देख रहे हैं तो ये कैसा है, ये क्लब शेप का है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर, शेप, ये सारे क्या करते हैं, सेल टू सेल वैरी करते हैं, स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करते हैं। ठीक, फिर बात आती है साइज की। साइज में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जैसे जो सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर बोले तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं
ऐसे अलग अलग से स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। तो इस सेलुलर स्ट्रक्चर में से माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जो सेकंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर है। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया वैरी इन साइज फ्रॉम नॉर्मली क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने साइज में भी जैसे शेप और नंबर में वैरी कर रहा था, साइज में भी थोड़ा वैरी करता है फ्रॉम 0.5 माइक्रोन मीटर टू 2 माइक्रोन मीटर। 0.5 माइक्रोन मीटर से लेकर के 2 माइक्रोन मीटर तक इसकी साइज में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। And therefore are not distinctly visible under the light microscope, but sometimes their length may be vary up to 7 micron meter। ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी, बट कभी कभी इसका जो लेंथ होता है वो 7 माइक्रोन मीटर तक भी वैरी कर जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या है, ये 7 माइक्रोन मीटर तक भी वैरी कर जाता है। ये हो गई बात इसके, हम क्या कहते हैं कि साइज की। अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी की बात हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जनरल बातें हो गई, उसकी हिस्टोरिकल ओवरव्यू भी हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी आप सब छोड़िए और बस इस स्ट्रक्चर को देखिए, कैसा दिख रहा है। एक ऐसे कटोरी टाइप का कुछ है, उसमें अंदर ऐसे कुछ फोल्डिंग टाइप्स के हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। देखिए, एक मेम्ब्रेन ये दिख रही है आपको, और दूसरी मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ठीक है। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जब दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं तो जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसको हम कह देते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है उसको हम कह देंगे इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंपली स्मूथ होता है, उसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर वाला होता है वो क्या होता है, वो इनवेजिनेट हुआ रहता है, ऐसे अंदर धसा धसा सा। देख रहे हैं कैसे धसा धसा सा है, ऐसा धसा धसा सा रहता है, जिसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब बात करते हैं कि हम कह रहे हैं कि इसके पास क्या होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो किसके बीच की जगह है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की। जैसे कि मान लीजिए ये है एक, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे ऐसे बना दे रहे हैं, तो ये जो जगह खाली बच रही है, ये जो इतनी जगह खाली बच रही है, इसको हम कहते हैं क्या? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह, और दो मेम्ब्रेन कौन सा है? ये एक आउटर मेम्ब्रेन और ये एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन को ध्यान से देखिए। इस इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टी। क्या प्रेजेंट होता है? क्रिस्टी। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक इनर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे रहेगा ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं। तो हमको ये तो पता है कि एटीपी का जो सिंथेसिस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये एग्जैक्टली इसी क्रिस्टी में होता है। ठीक है, ये इसी क्रिस्टी में होता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है उस पे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे मशरूम टाइप का ग्रो करा हुआ है, और उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी, और इसमें क्या होता है इस क्रिस्टी को जब हम इलॉन्गेट करके देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक,
अब उसके पास और क्या होगा, हमने क्रिस्टी की भी बात कर ली भैया, क्रिस्टी भी प्रेजेंट। अब हमें पता है इसके पास क्या होगा, कुछ सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए भी होंगे, और उसके बाद राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने कहा कि दो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब इस इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह है इसको भी हम कहते हैं एक नाम से, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा है। तो ये एक बात हो गई ओवरव्यू की इसके स्ट्रक्चर की। अब क्या करते हैं, चलिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, डीएनए, राइबोसोम्स एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, इतनी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन। The outer membrane of mitochondria is made up by lipoprotein। मैंने कहा था कि जो इसके membranes होते हैं वो lipoprotein in nature होते हैं, मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन its protein lipid ratio is about 60:40। लेकिन इसका जो लिपिड प्रोटीन रेशियो होता है वो कैसा होता है, 60:40। ठीक है, मतलब प्रोटीन थोड़ा कम होता है और लिपिड ज्यादा होता है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन थोड़ा कम होता है एंड इट इज अबाउट 6 नैनोमीटर थिक। और अगर इस आउटर मेम्ब्रेन की मोटाई की बात कर लेंगे तो ये कितना होता है, 6 नैनोमीटर मोटा होता है। इट हैज large number of transport protein called as porine and specific marker enzyme called monooxidase are present। इसके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं पोरीन, एंड कुछ स्पेसिफिक मार्कर एंजाइम होते हैं जैसे मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। ठीक, तो आउटर मेम्ब्रेन की बात किया हमने तो लाइपोप्रोटीन की मिलके बनी है, और इसके लिपिड प्रोटीन रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो हमें दिखेगा 60:40। तो कहने का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो 50% से कम ही होता है। और इसकी मोटाई की बात करेंगे तो ये कितना है, 6 नैनोमीटर थिक होता है, और इसके पास लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, क्योंकि भाई अंदर जो भी बना उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो बाहर जाना होगा ना, तो इसके पास वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिनको हम पोरीन कह रहे हैं, और इनके पास कुछ स्पेसिफिक मार्कर एंजाइम है जो कहलाते हैं मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। ठीक, उसके बाद पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात करते हैं। क्या हुआ कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक, तो ये जो स्पेस इसमें बचा, अब हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर कंपार्टमेंट और इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसको हम क्या कह देते हैं, आउटर कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, जैसे ये इनर कंपार्टमेंट हो गया या आउटर कंपार्टमेंट, या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कह देते हैं बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, इसलिए हम इसको कह देते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट। इसको हम आउटर कंपार्टमेंट कह देंगे, और ये जो अंदर वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कह देंगे इनर कंपार्टमेंट। दिस स्पेस इज कंटिन्यूअस इनटू द कोर ऑफ क्रिस्टी। और ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्पेस जो होता है कहां तक होता है, ये जो कोर ऑफ क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है ना, तो उसके कोर तक पूरा ये स्पेस, मतलब यहां से लेकर के पूरा यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो स्पेस है ये पूरा किस में आता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पे या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये आता है। फिर बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो हो गई। ठीक, अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब आप देख लीजिए कि हम बात करने वाले हैं इसकी, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप बाय लाइपोप्रोटीन। ये भी किसका मिलके बना होता है, लाइपो। जैसे आउटर मेम्ब्रेन जो था लिपिड और प्रोटीन का मिलके बना था, ये भी किसका बनेगा, ये भी लिपिड और प्रोटीन से ही मिलके बनेगा। एंड इट्स
लिपिड प्रोटीन रेशियो इज 80:20। इसमें क्या होता है, लिपिड, इसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, 80:20 रेशियो रहता है, इसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं। एंड इट हैज स्पेसिफिक मार्कर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसके पास भी कुछ स्पेसिफिक मार्कर एंजाइम्स होते हैं, जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अबाउट 6 नैनोमीटर थिक। ये भी लगभग 6 नैनोमीटर की चौड़ाई, इस मतलब मोटाई इस मेम्ब्रेन की भी होती है। At several places, it invaginate in finger-like appearance called as cristae। बहुत जगह पे ये क्या होता है, हमें ऐसे इन्वेजिनेशन की तरह दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इस इन्वेजिनेशन को, जो इनर मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन देखने को मिल रहा है, उस इन्वेजिनेशन को हम क्या कहते हैं, उस इन्वेजिनेशन को हम कहते हैं क्रिस्टी। On cristae, numerous F1 and F0 particles or elementary particles or oxysomes are present। इसमें क्या होता है, numerous F1 और F0 particles present होते हैं। The number is about 10 to the power 6 and distance between two elementary particles is about 10 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं इस पार्टिकल्स का, ये इनके मेम्ब्रेन पे ये 10 to the power 6 इनके नंबर होते हैं, और दो पार्टिकल्स के बीच में, 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगभग 10 नैनोमीटर की डिस्टेंस होती है। मतलब हर 10 नैनोमीटर पे ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस पे प्रेजेंट होते हैं। द F1 F0 particles provide surface area for enzyme ATPase which is helpful in synthesis of ATP। अब ये प्रेजेंट हैं, तो इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जो F1 और F0 पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटीपीज एंजाइम को सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एटीपीज के लिए, और जब सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो एटीपीज वहां पे ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ये क्या करते हैं, उनके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, ये क्रिस्टी है और इसको आप देखेंगे तो ऐसे ये दिखेगा। ठीक, ये इसके इनर मेम्ब्रेन है, ये, और ये देखिए मैट्रिक्स में है, और ये ऐसा ही स्ट्रक्चर हमको ये देखने को इस पे मिलता है कि ऐसे ऐसे क्रिस्टी पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इनर कंपार्टमेंट की, जिसको हम मैट्रिक्स भी कह ले रहे। ये था, इसकी बात कर लिया, इसकी बात कर लिया, इसकी, अब घुस गए अंदर। अब बात करते हैं इनर कंपार्टमेंट की। अब किसकी बात करेंगे हम, इनर कंपार्टमेंट की बात करेंगे। द स्पेस सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इनर कंपार्टमेंट और इनर चैम्बर और मैट्रिक्स स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो स्पेस जो है, जो इनर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर किया गया है, जो इनर मेम्ब्रेन जिसको बाउंड कर रहा है, उसी मेम्ब्रेन को हम इनर कंपार्टमेंट कहते हैं, या इसको इनर चैम्बर कह ले, या इसको हम मैट्रिक्स स्पेस भी कह लेते हैं। It is filled with the matrix. The matrix contain DNA, ribosome, cytoplasmic granules and various enzyme which is useful in respiration। और ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे डीएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, और बहुत से ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। The cytoplasmic granules act as ion accumulator। और ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, वो आयन एक्यूमुलेटर का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके आइसोलेशन की, कि माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट कैसे किया जा सकता है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन of mitochondria, examination of mitochondria in living cells is difficult because their low refractive index। इनका जो living cells की जो mitochondria होती है, उनका refractive index बहुत low होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, ऐसे मतलब easily इसको हम देख नहीं सकते, easily हम इसको examine नहीं कर सकते। लेकिन इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, in cell culture in particle under the dark field illumination and phase contrast microscope। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, या इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, डार्क फील्ड एल्यूमिनेशन या फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का जो इल्यूमिनेशन,
और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। ठीक, एग्जामिनेशन हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय कोरिलेशन विथ वाइटल स्टेन जेनस ग्रीन। अब क्या होगा, कोई भी चीज हमको जो देखना होता है माइक्रोस्कोप में तो उसके पहले हम उसको स्टेन करते हैं, तो इसको स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं, जेनस ग्रीन। ठीक, विच स्टेन लिविंग माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीनिश ब्लू, और ये क्या करता है, जेनस ग्रीन नाम ही है, तो जब हम इससे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं तो ये क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू कलर का हो जाता है ड्यू टू इट्स एक्शन विथ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम है ये उसके साथ जाकर के रिएक्शन करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को एक ग्रीनिश ब्लू कलर का कलर दे देता है और हम उसको ऑब्जर्व तब कर पाते हैं। ये तो बात हुई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बाद जो सेकंड बात करते हैं हम साइटोकेमिकल मार्किंग से। साइटोकेमिकल मार्किंग करके भी हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसको आइसोलेट कर सकते हैं। लाइक क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव डिस्टिंक्ट मार्कर एंजाइम। जो अलग अलग पार्ट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के उनके पास अलग अलग अपना डिस्टिंक्ट एंजाइम है। जैसे इनर मेम्ब्रेन के लिए कौन है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आउटर मेम्ब्रेन के लिए कौन है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। एंड मैट्रिक्स के लिए कौन है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड फॉर आउटर चैम्बर एडेनिलाइट काइनेज। ये सारे जो अलग अलग केमिकल्स हैं इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक, देन थर्ड इज द आइसोलेशन। आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैन इजिली आइसोलेटेड बाय सेल्फ फ्रैक्शनेट ब्रॉट अबाउट बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जब कर देंगे, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं तो सिंपली सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। होमोजीनियस फ्रैक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिवर स्केलेटन मसल्स, हार्ट एंड सम अदर टिश्यूज। जो होमोजीनियस फ्रैक्शन मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया का वो हम किससे किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, लीवर से, स्केलेटल मसल से, हार्ट या और भी कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जिससे हम क्या करते हैं, इसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।